हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम टू स्कोर गुड मार्क्स। और चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, कम से कम मतलब 20 पॉइंट हैं इसमें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिससे कि आप अपनी कॉपी को इस तरह से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं कि एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। तो मैं कुछ पॉइंट्स आज लूँगा और कुछ पॉइंट्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। मतलब आप अगर एक स्टूडेंट हैं और एक टीचर है, तो ये टीचर स्टूडेंट को किस तरह से जज करता है, जो ये जजमेंट होगा उसी बेस पे आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जाएगा और उसी रिज़ल्ट के बेस पे आप आगे की कार्रवाई करेंगे। मींस ईयर पूरा होने पर आपको कहाँ एडमिशन लेना है, या जॉब के लिए जाना है, या कहाँ कंपटीशन फाइट करना है, या कुछ भी हो। तो हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सारा का सारा जो है वो मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड का मतलब क्या हुआ? मेमोरी बेस्ड का मतलब ये हुआ कि साल भर आप चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, साल भर नोट्स बनाओ चाहे ना बनाओ, अगर आपने एग्ज़ाम टाइम में जो 3 आवर्स मिले हैं या 2.5 आवर्स मिले हैं, जैसा भी एग्ज़ाम का ड्यूरेशन हो, अगर आपने इस 3 घंटे या 2.5 घंटे में अपनी कॉपी में वो सब लिख दिया जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो आपको पक्का अच्छे नंबर मिलेंगे। मतलब गुड मार्क्स अगर स्कोर करने हैं तो गुड मार्क्स के लिए हमारे एग्ज़ाम का इस टाइम पे जो वो है प्रेजेंटेशन, वो इस तरह से है कि आपकी मेमोरी अच्छी है, आपने कॉपी में लिख दिया है सब कुछ, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनोवेटिव हैं नहीं हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चीज़ों को समझ के याद करते हैं या तोते की तरह याद करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक कटु सत्य है, लेकिन ट्रुथ यही है। तो आपको 3 घंटे या 2.5 घंटे में अपनी कॉपी इस तरह से प्रेजेंटेबल बना देनी है कि वो एग्ज़ामिनर जैसे ही आपकी कॉपी देखे वो मार्क्स देता चला जाए, तो हम कहेंगे कि आपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया। इसका मतलब सब ठीक हो जाएगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे, आप बहुत इनोवेटिव भी हो जाएंगे, आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी मानी जाएगी और एक आप अच्छे स्टूडेंट्स कहलाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही तरीके बताऊँगा कि जिससे आप अपना मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, आप जो आपने कॉपी लिखी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा मैंने बताया, साल भर आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर आपकी कॉपी जो है वो अप टू द मार्क बन जाती है, तो उस केस में आपको सारे के सारे मार्क्स उसी टाइम मिल जाएंगे। मतलब साल भर की मेहनत वो आपकी इस कॉपी के जो 3 घंटे में आपने इसमें लिखना है उससे डिसाइड होती है। तो इसका मतलब जो आपने कॉपी एग्ज़ाम में लिखी, सारे साल भर आप वही मेहनत, उसी के लिए मेहनत करते रहे कि मेरी ये कॉपी जो है वो इस तरह बने कि मार्क्स अच्छे आएँ। अब इस कॉपी की पोजीशन क्या है, वैल्यू क्या है? आपके लिए ये कॉपी जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर करने का साधन हो सकती है, लेकिन वास्तव में ये कॉपी जो है वो, सपोज़ कीजिए आपका रोल नंबर 20 है, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सारी कॉपी जमा कर ली गई, सारी कॉपियों का एक बंडल बना दिया गया। मान लिया आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, तो 60 स्टूडेंट्स में रोल नंबर 20 की कॉपी सपोज़ यहाँ पे लगी हुई है। आपकी कॉपी की पोजीशन केवल इतनी है, जब आपने एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद एक 60 कॉपी का बंडल है और उसमें 20th पोजीशन पे आपकी कॉपी लगी हुई है, और ये बंडल कहाँ से कहाँ होता हुआ और एग्ज़ामिनर की टेबल पे पहुँचेगा। और वैल्यू इसकी, आपके लिए वैल्यू क्या है और एग्ज़ामिनर के लिए क्या है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आपके लिए वो साल भर की मेहनत हो सकती है, लेकिन एक एग्ज़ामिनर के लिए आपकी कॉपी की वैल्यू मात्र 10 से लेकर 20 रुपये है। ये बोलते हुए, मैं खुद टीचर हूँ, ये बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन
90% एग्जामिनर्स ऐसे हैं जिनके लिए एक कॉपी चेक करने का मतलब 10 या 20 रुपए कमाना है। तो जब वो कॉपी को, इस बंडल को पकड़ेगा कोई एग्जामिनर, तो वो उठा के एक कॉपी चेक करेगा, 2 कॉपी चेक करेगा, 3 कॉपी चेक करेगा। दिन भर में अगर उसने 60 या 100 कॉपी चेक करनी है और वो नॉर्मली 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चेक करेगा, तो इसका मतलब 20वें नंबर पे जब आपकी कॉपी आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट हैं आपके पास कि आप अपनी कॉपी में ऐसा लिख दें कि वो ध्यान देने पे मजबूर हो जाए। अगर आप नहीं दे पाए ध्यान, नहीं दिलवा पाए उसका ध्यान, तो वो मार्क्स, एवरेज मार्क्स देके वो आगे बढ़ जाएगा। वो मैंने देखा है कि लोग चेक करते रहते हैं, कि हम खुद चेक करते रहते हैं कि अब 10 कॉपी चेक हो गई या 15 चेक हो गई। किसी को एग्ज़ामिनर को टारगेट पूरा करना होता है, किसी कोई घर से अपने लड़के आया हुआ है, किसी को जल्दी किसी काम पे जाना है। सब ये सोचते हैं कि कैसे जीतने, ये बंडल पूरा जो है वो जल्दी से निपट जाए। तो इसलिए ये कटु सत्य है कि कॉपी की वैल्यू और उसकी पोजीशन आपके लिए वो बहुत हो सकती है, लेकिन एग्ज़ामिनर के लिए वो ये है बस केवल। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स ऐसे ध्यान देते हैं कि एग्ज़ाम में जब कॉपी मिले आपको, तो आप क्या कुछ ऐसा करें उसमें कि एग्ज़ामिनर जो है वो उस 3-4 मिनट के ड्यूरेशन में आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। तो एग्ज़ाम में कॉपी लिखने में सबसे पहला पॉइंट आता है, चेक द कॉपी फर्स्ट। मान लिया सपोज़ आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचे हैं, तो सबसे पहली बात तो आप टाइम पे पहुँचिए। ऐसा नहीं है कि अभी आधा घंटा और बाकी है तो मैं बाद में भी जा सकता हूँ वहाँ पे और तब भी मुझे कॉपी मिल जाएगी, पेपर तो आधे घंटे बाद मिलना है, ऐसा नहीं। आप आधे घंटे पहले ही पहुँचिए और जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, सबसे पहले आप पूरी कॉपी के पेज पलट के चेक कर लीजिए कि कोई पेज फटा या कटा तो नहीं है। अगर इस तरह से फटा या कटा है और आप उस पर नहीं लिख सकते हैं, तो अगर ट्राई करिए, अगर वो कॉपी बदल दी जाती है तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। ये भी चेक कर लीजिए कि उस कॉपी पे क्या लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं। कई बार ऐसा होता है कॉपी के ऊपर लिखा रहता है कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 16 और अंदर पता लगता है कि भूलवश उसमें मान लिया सपोज़ करिए 10 ही पेज लगे हैं या 12 ही पेज लगे हैं। तो ऐसे केस में आप जो क्लास इन्विजिलेटर है उससे कह करके वो कॉपी बदल सकते हैं। अगर बदलना संभव नहीं है तो कम से कम आप जो लिखा है कि हाँ इसमें 16 पेज हैं, वहाँ पे एग्ज़ामिनर से, वो क्लास इन्विजिलेटर से 12 पेजेस लिख करके साइन करवा सकते हैं, ताकि बाद में आप पे ये ब्लेम न लगाया जा सके कि आपने कॉपी में पेजेस फाड़ लिए या कुछ उसका मिसयूज़ किया। तो ये पहला पॉइंट है, जब आपको एग्ज़ाम में कॉपी मिले तो सबसे पहले आप इन चीज़ों पे ध्यान दे लें, उसके बाद ही कॉपी पे अपना रोल नंबर वगैरह डालना शुरू करें। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा, जब कॉपी आपने चेक कर ली उसके बाद उस पर आप मार्जिन्स ड्रॉ करेंगे। अब मार्जिन्स ड्रॉ करने में भी बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पेज जैसे कॉपी का ये है तो ज़्यादा सा मार्जिन इधर, उस इतना इधर, इतना इधर, इतना इधर, और पता लगता है इसमें लिखते हैं। बहुत ही गलत तरीका है, मैंने कई बार देखा इस चीज़ को। क्या गलती है इसमें? गलती इसमें यह है कि एग्ज़ामिनर को ये महसूस होता है और वास्तव में बच्चा भी ये चाहता है कि मैं ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस भरूं, और ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस तभी भर पाएगा वो बच्चा जब एक पेज में कम इन्फॉर्मेशन डाले, तब वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पेज में जाएगी। लेकिन ये चीज़ करने से तो साफ पता लग जाता है कि बच्चे का ध्यान केवल नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ाने से है, मैटर उसके पास ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए जब भी आपको मार्जिन खींचने हैं तो उसका सबसे बेस्ट वे है कि आप या तो केवल लेफ़्ट मार्जिन खींचिए, और लेफ़्ट मार्जिन इतना हो कि उस पर क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर आ जाए। और ध्यान रखिए, अगर बी कॉपी का भी प्रोविज़न है आप में तो स्टेपल होगी कॉपी, तो स्टेपल होने के बाद वो दिखता रहे क्वेश्चन नंबर और मार्जिन, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप जगह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको समस्या होती है कि ऊपर जैसे सपोज़ करिए बोर्ड का नाम कभी कभी कॉपियों पे डॉटेड उसमें पंच किया रहता है, तो अगर आप चाहो तो टॉप मार्जिन भी पतला सा खींच सकते हैं। बस इन दोनों के अलावा आपको कोई मार्जिन कॉपी पे नहीं खींचना है। आपको किसी भी तरह से एग्ज़ामिनर को ये नहीं शो होने देना है कि आपके पास मैटर नहीं है और आप नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं। जहाँ उसे ये एहसास हुआ उसका मूड ख़राब हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में तो वो नंबर कम देगा ही देगा, और आगे के क्वेश्चंस में भी जो है वो नंबर काट सकता है वो आपके, क्योंकि एक बार उसके ऊपर जो इंप्रेशन पहला पड़ गया वो फिर उसी को फॉलो करता हुआ चला जाएगा पूरी कॉपी में, और लास्ट तक उसी हिसाब से मार्किंग कर देगा। अगर किसी क्वेश्चन में 5 नंबर के क्वेश्चन में उसने 4 भी देने थे, तो आपके ये चीज़ देख करके सपोज़ 3 भी कर दिए, तो आपका काफ़ी नंबर का नुकसान हो जाएगा।
तो इसलिए कभी भी ये मार्जिन्स जो हैं वो चारों तो कभी नहीं खींचने आपने, एक खींचिए, और ज़्यादा अगर समस्या हो रही है आपको ऊपर वाले डॉट पंच से तो दूसरा मार्जिन खींच लीजिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा मार्जिन कभी भी ना खींचिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि पूरा पेज कवर हो। तो आइए अब चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे, गैप बिटवीन टू क्वेश्चंस। तो जो समझ में आ रहा है आपके वही इसका मीनिंग है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। सपोज़ करिए कॉपी है, ये आपका लेफ़्ट मार्जिन है और एक क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हुआ यहाँ पे। तो अब आप इसके बाद एक या दो लाइन ज़रूर छोड़िए, मतलब थोड़ा सा गैप ज़रूर दीजिए, ताकि एग्ज़ामिनर को पता लग जाए कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन ख़त्म हो गया और फिर वो दूसरा यहाँ से शुरू हुआ है। और ज़्यादा बेटर होगा अगर आपके पास क्वेश्चन ख़त्म होते के बाद 2 ही 3 लाइन बची हैं, तो उस केस में आप PTO लिख दीजिए उस पर और अगले पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करिए। क्योंकि गैप नहीं छोड़ने पे क्या होता है, गैप नहीं छोड़ने पे ये होता है, कभी कभी एग्जामिनर जो है वो सीधे पेज पलट के, जल्दी में है मान लिया, और पेज पलटते पलटते पता लगा वो उसी को कंटिन्यूएशन में देख गया, यहाँ पे जो आपने नया क्वेश्चन नंबर डाला उसे नहीं ध्यान दिया, और करते करते लास्ट में उसने जाके क्वेश्चन का आंसर दे, मतलब क्वेश्चन पे मार्क्स दे दिए, तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो अनचेक्ड रह जाएगा। इस चीज़ को तब तक नहीं पकड़ा जाएगा बाद में जब तक कि दोबारा कॉपी चेक ना हो। तो ऐसे में क्या हुआ, नुकसान तो आपका हो गया, आपके 50 में से मान लिया 35 मार्क्स आने थे, इसकी वजह से मान लिया 30 ही रह गए। आपने भी सोचा चलो कुछ थोड़ा बहुत गलत हो गया होगा और इसलिए 35 के 30 आ गए मेरे, इसलिए आप भी कुछ नहीं करोगे, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? नुकसान एग्ज़ामिनर का नहीं हुआ, नुकसान आपका हुआ। तो इसलिए 2 क्वेश्चंस के बीच में एक इतना सफिशिएंट गैप ज़रूर छोड़ें ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया है और अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। वैसे तो उम्मीद करी जाती है कि एग्जामिनर ध्यान देगा, लेकिन इन केस अगर नहीं दे पाया तो नुकसान किसका है? तो वो आपका नुकसान है। तो इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है इस बात के लिए कि मेरी कॉपी इस तरह की रहे। आइए अब चलते हैं हम चौथे पॉइंट पर अपने। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है गुड हैंड राइटिंग। देखिए वैसे तो देखने में लगता है कि गुड हैंड राइटिंग तो ये छोटे बच्चों के लिए कहा जा रहा है, कि बच्चों को साफ साफ लिखने के लिए कह देते हैं कि राइटिंग का भी 1 नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका फ़ायदा हर स्टेज पे मिलता है। मान लीजिए सपोज़ करिए आपने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा, एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन अच्छी राइटिंग में लिखा, सारा पेपर अच्छी राइटिंग में है। तो उस केस में क्या होगा, एग्जामिनर का जो फ्लो होगा मार्क्स देने का, सपोज़ 5 में अगर वो 3 देता था तो वो अब इस केस में 4 नंबर देना शुरू कर देगा, केवल इस वजह से कि उसे आसानी से सब कुछ दिख जा रहा है, साफ़ हैंड राइटिंग की वजह से। ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ रहा और सब समझ में आ जा रहा है कि हाँ इसने सही लिखा है। और अगर बेकार हैंड राइटिंग है तो वही 5 में से 4 की बजाय वो 3 नंबर देना शुरू कर देगा। तो इसमें अल्टीमेटली जो है वो 4-5 नंबर का असर पड़ जाएगा। तो इसलिए गुड हैंड राइटिंग का फ़र्क 1 नंबर का नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नंबर का कभी कभी पड़ जाता है। तो इसलिए जितना बेटर हो आप हैंड राइटिंग जो है अपनी अच्छी रखें। इसके लिए चाहे अपने लिखने की प्रैक्टिस करें या कुछ भी करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी ही चाहिए। ये हमारा चौथा पॉइंट था। और आइए अब चलते हैं 5वें पॉइंट पे। तो हमारा अगला 5वां पॉइंट है हाउ टू राइट क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट नंबर। देखिए इस सबसे बहुत ज़रूरी पॉइंट है हमारे लिए। एक्चुअली डिफरेंट बोर्ड्स में क्या होता है, पहला पेज जो होता है उसमें नीचे की तरफ मार्क्स देने के लिए इंडिकेशन होते हैं कि पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में कितने कितने नंबर दिए। तो एग्ज़ामिनर को वहाँ पे एंट्री करनी पड़ती कि इतने 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 नंबर दिए और तब टोटल इतने नंबर होते हैं जाके। तो इसलिए अगर आपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर सही से डाले हैं, जैसे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 4A, तो क्वेश्चन नंबर 4A का मतलब है एग्जामिनर जो है सीधे ध्यान अब मैटर पे लगाएगा। अगर आपने मैटर सही लिख दिया है तो उस केस में जो भी नंबर दे करके 4 के A के आगे वो एंट्री कर देगा। अब अगर उसे मान लिया सपोज़ करो इसमें कोई समस्या नज़र आती है, समस्या क्या नज़र आती है, आपने क्वेश्चन नंबर 4 ही डाला, उसका पार्ट नहीं डाला, तो अब जाहिर सी बात है उसे जो मैटर है वो किस वाले पार्ट का है वो ढूंढना पड़ेगा। ए का है कि बी का है, सी का है, उसको अपनी कॉपी रोक के तुरंत पहले क्वेश्चन पेपर पकड़ना पड़ेगा कि ये वाला किस चीज़ का पार्ट है। और जहाँ उसे इतना करना पड़ा बस वो इरिटेट हो जाएगा। या कहीं पे आपने क्या किया, आपने केवल बी डाल दिया, क्वेश्चन नंबर क्या है पता ही नहीं, तो उस केस में फिर वो इरिटेट हो जाएगा कि किसका है ये क्वेश्चन नंबर। तो
इरिटेट होने का मतलब है आपका नुकसान, सीधी बात। वो उस क्वेश्चन में तो 1 नंबर कम कर ही देगा, जब तक उसका मूड ख़राब रहेगा वो अगले क्वेश्चन में भी 1-1 नंबर कम ही करता चला जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ज़रूर पढ़ा हो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4A के बाद इसी का B कर रहे हैं तो आप चाहे तो B डाल दीजिए, एक बार को काम चल जाएगा। तब दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 मत डालिए। 4 का A B C आपने कर दिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का A B C कर दिए, तब तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4A के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का B किया है तो फिर क्लियरली इंडिकेट करिए कि क्वेश्चन नंबर क्या है। इसमें अगर लापरवाही आपने कर दी और उसे समझ में आने में दिक्कत हुई तो नुकसान उसका नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। तो ये काम आप कभी ना करें, सही से क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर डालें। आइए अब चलते हैं हम 6वें पॉइंट पे। तो हमारा 6th पॉइंट है ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। अक्सर लोग पूछते हैं कि किस ऑर्डर में क्वेश्चन करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट पहले करें, 2 के सारे पार्ट पहले करें, फिर 3 के करें, 4 के करें, 5 के करें, या हम कहीं भी कर सकते हैं। तो रूल जो है वो तो डिफरेंट बोर्ड्स के द्वारा रूल तो ये बनाया गया है मैक्सिमम बोर्ड्स में कि आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी करें, एग्ज़ामिनर मार्क्स देगा। लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है, कोई क्वेश्चन आपने कहीं कर तो दिया, लेकिन आप ये देखिए कि आप इससे एग्ज़ामिनर के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसका माइंड इधर से उधर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर फ्री फ्लो में आता है, फ्री फ्लो का मतलब कोई भी क्वेश्चन कभी भी करवा लो मुझसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं चौथा करूँ पहले, चाहे मैं पहला करूँ, कोई फ़र्क नहीं, सब एक जैसा आता है मुझे। तब तो आप पहला का पहले करें, उसके सारे पार्ट्स पहले कर लें, फिर दूसरा करें, उसके सारे पार्ट्स कर दें, तीसरा करें सबसे, फिर उसके सारे पार्ट्स कर दें। बेस्ट वे तो ये है, इससे एग्ज़ामिनर को कॉपी चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्क्स अच्छे मिलने के चांस हैं। लेकिन अगर आपका ये है कहना कि हमें पहले क्वेश्चन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरे में नहीं है, हमें तीसरे में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो फिर ऐसा मत करिए कि पहला करें फिर, क्योंकि ये कहा जाता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पता लगा आपने पहला क्वेश्चन किया और वो ज़्यादा सही नहीं कर पाए आप, तो शुरू से ही वो आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा, और फिर बाद में जब तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा जो अच्छा जानते हैं आप, तो उसमें भी वो फिर एवरेज मार्क्स दे के निकल जाएगा। तो इसलिए अगर आपको फ्री फ्लो में सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमेशा ऑर्डर वाइज ही करें। लेकिन अगर इस तरह का चीज़ नहीं है और मान लिया तीसरा ज़्यादा अच्छा आता है आपको पहले, तो पहले तीसरे क्वेश्चन कर लीजिए और फिर उसके बाद आप पहला दूसरा कर लीजिए, ताकि आपका इंप्रेशन जो है पहला वाला वो अच्छा बन जाए, ताकि बाकी क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाए। तो इसलिए रूल फॉलो करेंगे आप, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि उस रूल को फॉलो करने से किसी को समस्या, एग्जामिनर को समस्या तो नहीं हो रही है। तो मैंने जिस तरह से बताया है कि यथासंभव आप, अब जैसे हमारे सपोज़ तीसरा ही कर दिया आपने, तो आप ट्राई कर लीजिए कि भाई ABC तीनों एक साथ कर दीजिए उसके। अब अगर BC भी नहीं आता आपको सही से, तो 3 का A कर लीजिए, फिर तो 4 का B कर लीजिए, फिर 2 का C कर लीजिए। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, नियम नहीं तोड़ रहे हैं आप, लेकिन आप एग्ज़ामिनर को इरिटेट कर रहे हैं। इरिटेशन में वो और कम मार्क्स दे सकता है। तो इसलिए कॉपी लिखते टाइम इन बात का भी ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का, कि ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस जो है इस तरह से सेलेक्ट करें कि एग्ज़ामिनर को समस्या ना हो। आइए अब हम चलते हैं अपने 7th पॉइंट की तरफ। हमारा जो 7th पॉइंट है उसके बारे में ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पेपर में लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पेन। मतलब पेन जो आप सेलेक्ट करेंगे एग्ज़ाम में लिखने के लिए, उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो उसका सिलेक्शन करने के लिए ये 6 बातें जो हैं ध्यान में रखनी है आपको। पहला क्या है, पेन लाइट वेट हो। मतलब आप पेन को देख लीजिए, आप चाहें उसे वेट करना पड़ जाए आपको डिजिटल बैलेंस पे, आप वो पेन सेलेक्ट करिए लिखने में जो सबसे हल्का हो। क्योंकि सबसे हल्का होने का मतलब है, क्योंकि आपने पूरा 3 घंटे लगातार उससे लिखना है, और 3 घंटे लिखने का मतलब है 3 घंटे आपने उसको मूव कराना है। अगर वो लाइट वेट होगा तो उसके मूवमेंट से आपका हाथ जल्दी थकेगा नहीं। देखिए पहली बार सुनेंगे आप तो ये थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए इस पर, ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं। तो पेन हल्का से हल्का सेलेक्ट करें आप। दूसरी बात है स्मूथ फ्लो। जो पेन की टिप है तो वो टिप इस तरह से होनी चाहिए कि वो स्मूथ फ्लो हो उसका। मतलब जब हम उससे पेपर पे लिखें तो पेपर और पेन की टिप के बीच में जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो कम से कम होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम लिखेंगे कोई शब्द
या एक पेज लिखा हमने, तो उसके बाद हमारे हाथ ज़्यादा थकेंगे नहीं, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हमें कम करना पड़ेगा। तो इसलिए स्मूथ फ्लो होना चाहिए। पेन आते हैं आप इस तरह से मार्केट में देखिएगा, स्मूथ फ्लो वाले पेन आते हैं, उनमें से भी जो सबसे लाइट है वो सेलेक्ट करिए। साथ ही साथ उसकी डार्क इंक होनी चाहिए, आपने लिखा और वो फिर बिल्कुल चमके दूर से। कई बार कुछ पेन ऐसे होते हैं लिख भी दिया तब भी उसको ध्यान से देखने पे नज़र आता है, और एग्ज़ाम के कॉपी जो है थोड़ा सा वैसी अजीब से पेज की होती हैं, तो इसलिए जो है वो और डिम हो जाती हैं। तो इसलिए डार्क इंक होनी चाहिए ताकि दूर से नज़र आए। इसके अलावा रिमूव द कैप, पेन ऐसा लीजिए वेट में जिसकी कैप हटा सकते हो आप। इससे क्या होगा, इससे फिर पहला पॉइंट आ जाएगा लाइट वेट। पेन की कैप हटाने से वो उसका वेट और कम हो जाएगा। उसकी पेन की कैप हम निकाल के अलग रख दीजिए और फिर उस पेन से लिखते रहिए, तो आप और ज़्यादा लिख डालेंगे तब जाके कहीं थकेंगे। अगला है डू नॉट होल्ड टाइटली। कुछ लोग जैसे नॉर्मली पकड़ते हैं पेन को और कुछ लोग बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं। ये टाइटली पकड़ने से क्या होगा, आपका हाथ फिर जल्दी थक जाएगा, फिंगर्स में जल्दी स्ट्रेस आ जाएगा, आप ज़्यादा लिखने के बाद फिर आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट पॉइंट है डू नॉट अप्लाई मच प्रेशर, मतलब लिखते टाइम नॉर्मल फ्री पकड़ के और नॉर्मली लिखते रहिए। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कभी देखा होगा आपने, गेम खेलते हैं कुछ लोग कंप्यूटर में, और गेम खेलते टाइम क्या करते हैं, कीबोर्ड में जैसे ये एरो कीज़ होती हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट, मानिए सपोज़ कार रेसिंग का गेम खेल रहे हैं, अब कार को जो है टर्न आने पे राइट मोड़ना है, तो आप ध्यान दीजिए राइट वाली की आप जब दबाएंगे तो कार तो वैसे ही मुड़ जाएगी, लेकिन लोग क्या करते हैं उस राइट की को खूब तेज़ी से दबाते हैं। उससे क्या होता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उससे आपकी फिंगर्स ही ख़राब हो रही हैं और साथ ही साथ वो की भी थोड़ा सा ख़राब हो रही है। लेकिन वो आदमी का नेचर होता है कि जल्दी करने के चक्कर में कि जल्दी से हम मोड़ लें, तो वो उस फिंगर से अनावश्यक रूप से उसे प्रेस करते रहते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे आप सिंपली फ्री पकड़िए और उसके बाद नॉर्मली लिखते चले जाइए। आप उतना ही लिख पाए बल्कि उससे ज़्यादा लिख लेंगे जितना कि आप तेज़ पकड़ के और खूब प्रेशर डाल के ऐसे से लिखेंगे। प्रेशर डाल के लिखने में तो आप जल्दी थक जाएंगे, ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे। फिर आधे घंटे बाद उसको हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे या इस तरह से फिंगर्स करेंगे। इसमें स्मूथ पकड़ने पे और स्मूथ लिखने पे और प्रेशर कम डालने पे आप 2-4 पेज लिख डालेंगे, फिर वो सिचुएशन आएगी। तो एग्ज़ाम में तो हमें 3 ही घंटे मिले, हर एक बच्चे को 3 घंटे मिले हैं। आप जितना ज़्यादा लिख डालेंगे, जितना अच्छा लिख डालेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इसलिए इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए और इस हिसाब से आप अपने पेन का सिलेक्शन करिए और पेन के पकड़ने का तरीका इस हिसाब से रखिए। अब चलते हैं हम अपने 8वें पॉइंट पे। तो अब हम अपने 8वें और 9वें पॉइंट पे आते हैं। 8वां पॉइंट है प्रैक्टिस होल ईयर टू राइट लॉन्ग कंटेंट कंटिन्यूसली फॉर 3 आवर्स। इसका मतलब ये है कि जब एग्ज़ाम में हमें लिखना पड़ता है तो लगातार 3 घंटे लिखना पड़ता है, और जबकि साल भर में बच्चे जो है जब अपना होमवर्क वगैरह या ये सब चीज़ें करते हैं तो वो घर पे आराम से बैठ के करते हैं। क्लास में भी आधे घंटे या 1-1 घंटे की क्लास होती है, उसमें भी लगातार इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है। तो इस वजह से बच्चों की लगातार 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, और अल्टीमेटली जब वो एग्ज़ाम में उन्हें लगातार लिखना पड़ता है तो उनके हाथ दर्द करते हैं, कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, वो लिख ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन सारे, और फिर कहते हैं पेपर लंबा आया। तो इसलिए जब भी होमवर्क करें घर पे तो आप जो है वो लगातार लिखने वाला काम जब करें तो लगातार 3 घंटे या 4 घंटे तक करने की कोशिश करें, ताकि आप जो है प्रैक्टिस आपकी पड़ जाए उससे, और फिर आप एग्ज़ाम में 3 घंटे आराम से लिख लें। 9वां पॉइंट है डू एक्सरसाइज ऑफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड। मतलब एग्ज़ाम में जब 3 घंटे लिखेंगे तो लगातार नहीं लिख पाएंगे आप, बीच में आपकी जो है फिंगर्स दर्द करेंगी, तो उस टाइम पे भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, या साल भर इस तरह की एक्सरसाइज आप फिंगर्स की करते रहिए कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो हैबिचुअल हो जाएं, पेन पकड़ने पे फिर दर्द ना हो जल्दी। तो कई सारी एक्सरसाइजेज हैं इसके लिए। स्क्वीज़िंग बॉल है, बॉल आती है स्क्वीज़ करने वाली, उसको बार बार इस तरह से प्रेस करें। दूसरा है इंटरलॉकिंग, दोनों फिंगर्स को, दोनों हाथ की फिंगर्स को इस तरह से मिला करके और फिर आप इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके फिंगर्स की एक्सरसाइज होती रहेगी। और तीसरा मूव द पेन, आपने पेन पकड़ा इस तरह और फिर उसको मूव करके करके आगे ले गए, फिर उसको मूव करते करते पीछे रह गए, फिर आगे ले गए, फिर आगे। ये एक्सरसाइजेस क्या है, ये एक्सरसाइज आपके फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी और आप कंटिन्यूसली ज़्यादा लिख पाएंगे। पेपर बॉल का कंसेप्ट ये है कि पेपर लिया आपने और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उनकी बॉल बनाई आपने। देखिए ये तीनों फिंगर ही एक्टिवेट हो रही हैं,
ये बॉल बनाई रख दी, फिर दूसरी बॉल बनाई टुकड़ा तोड़ के फिर रख दी। इस तरह से करके आप ये खाली टाइम में प्रैक्टिस करें ताकि आपके फिंगर्स इतना परफेक्ट हो जाएं कि लगातार 3 घंटे तक लिखने से उनको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। भाई आप देखिए कि जो आदमी 100 मीटर दौड़ता है, रेस में जीतता है, वो कैसे जीतता है? वो प्रैक्टिस से ही तो कर जीतता है। अगर हम साल भर कोई प्रैक्टिस ना करें और फिर उसके बाद कहा जाए कि ये काम करना है, तो कतई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जब साल भर 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस रखेंगे तो आपके लिए जो एग्ज़ाम में 3 घंटे लिखना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और बच्चों के मुकाबले आप ज़्यादा कंटेंट लिख करके आएंगे, और ज़्यादा डिटेलिंग में अपने कंसेप्ट देंगे और ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। आइए चलते हैं हम अपने 10th पॉइंट की तरफ, और लास्ट पॉइंट आज के लिए हमारा। तो हमारा आज के लिए जो आखिरी पॉइंट है, 10th पॉइंट, वो ये है, अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर्मूला इन द बॉक्स। मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने लिखी हैं, कोई डेफिनीशन है या इस तरह की चीज़ें या फॉर्मूले हैं, वो उनको फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर दीजिए। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, डेफिनीशन वगैरह या इक्वेशन है, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा मिलेगा? इन सब चीज़ों से फ़ायदा ये मिलेगा कि देखिए ऐसा है, आपने क्वेश्चन लिखा, उसका पार्ट लिखा और फिर उसके बाद आपने लैंग्वेज भर दी उसमें, बीच में कोई फॉर्मूला आ रहा है, कोई डायग्राम आ रहा है, इसमें डायग्राम भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। और मान लिया सपोज़ करिए कोई फॉर्मूला आया तो बॉक्स में बंद कर दिया आपने, कोई डेफिनीशन आई तो उसको अंडरलाइन कर दिया आपने। कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को एग्ज़ामिनर पहली नज़र में चेक कर सकता है कि वो सही है गलत, वो ये चीज़ें होती हैं, डेफिनीशन, फार्मूला या डायग्राम। तो इन चीज़ों को अगर आप स्पेसिफाई कर देंगे, इनको अंडरलाइन या बॉक्स में बंद करके दे देंगे उसको, तो पहली नज़र उसकी इस पे पड़ेगी, और जैसे उसने देखा कि ये सब सही है तो वो लैंग्वेज जो है ज़्यादा पढ़ेगा ही नहीं, और लैंग्वेज पढ़ेगा नहीं तो उस केस में आप उसको सही का आभास हो जाएगा और वो आपको सारे नंबर दे देगा। तो इसलिए जो चीज़ें आसानी से विजिबल हैं, जिन चीज़ों के बेस पे क्वेश्चन पता लग जाएगा कि हाँ ये सही है गलत, उन चीज़ों को आप इस तरह से प्रेजेंट करिए कि वो पहली नज़र में एग्ज़ामिनर को दिखाई दें, ताकि वो मार्क्स आसानी से दे सके। तो ये हमारा आज के लिए लास्ट पॉइंट था। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने एग्ज़ाम में कैसे कॉपी को रिप्रेजेंटेबल बनाना है उसके बारे में 10 पॉइंट्स देखे। और चूँकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है और अभी हमारे पास कई सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ें या शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज़ करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हेडिंग्स का प्रयोग करें कि ना करें, लेंथ कितनी रखें आंसर की, और हाउ टू फिल द पेज में लिखें कैसे, या किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है हमें, या फिर ये है कि मिस्टेक्स को कैसे हैंडल करें, कोई गलती अगर हमसे हो जाती है कॉपी पे तो किस तरह से उससे ओवरकम करें, यूज़ कनेक्टिंग वर्ड्स कैसे यूज़ करें हम इनका, स्टार्ट फास्ट एंड कीप पेस, किस तरह से जल्दी कॉपी को भरें, या फिर अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं, व्हाट टू डू व्हेन वी फॉरगेट, अगर हम मान लिया बीच में कुछ भूल जाते हैं तो क्या करें, जिस तरह से एग्ज़ामिनर के सामने पता ना लगे इस चीज़ का, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में कैसे करना है, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या ना करें, कई बार लोग कहते हैं, या यूज़ पेंसिल फॉर डायग्राम में पेंसिल से बनाएं या पेन से बनाएं। ये सब बातें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर मैं आपको 26th पॉइंट हमारा जो है, ट्राई स्मार्ट चीट्स, मतलब कुछ ऐसे चीट्स हैं जिनका यूज़ करके आप एग्ज़ामिनर को थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा करना सही नहीं है, ना मेरा बताना सही है ना आपका करना सही है, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो एग्ज़ाम भी एक आपके लिए वॉर की तरह है, और इस वजह से आप चाहें तो अगर कोई और चारा नहीं बचता है तो कुछ स्मार्ट चीट्स होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब बातें हम अपने पार्ट 2 वाले वीडियो में देखेंगे, तो इंतज़ार करिए उसके लिए। और जैसे ही पार्ट 2 आएगा मैं उसका मटेरियल तैयार करूँगा, उसको मैं तुरंत अपलोड करूँगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों में भी इसको शेयर करें, और कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताएं। तो अब इसी के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।